हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 पे स्वागत करता हूं। दोस्त फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ा रहे थे जीके जीएस का छोटा छोटा टॉपिक लेके आ रहे थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से या फैक्ट के आप दृष्टि से देखें तो इम्पॉर्टेंट था और हर एक परीक्षा में आप देखें तो वहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते थे या बनते थे। तो हमने आपको टॉपिक कराए हैं फ्रेंड्स। वह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी फ्रेंड्स, लेकिन हम आज से एक नया सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। वह सब्जेक्ट है हिंदी। तो फ्रेंड्स, हम अब हिंदी पढ़ने वाले हैं। आज से शुरू करने वाले हैं हिंदी। या हिंदी की मेरे चैनल पर पहली क्लास होगी, तो आप लोग जुड़िए और हिंदी की क्लास को मेरे साथ एंजॉय करिए, पढ़िए। फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी, वैसे तो हिंदी आपने बहुत पढ़ी होगी, यूट्यूब चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं या पढ़ाए गए हैं उनके द्वारा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाने वाला हूं, जो कि आप देखेंगे परीक्षा उपयोगी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको रटना भी नहीं अधिक पड़ेगा। मैं थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाना प्रारंभ करूंगा, अलग ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जो कि आप देखेंगे जैसे जैसे आप हमारे पहली क्लास से जुड़ेंगे अगर, तो जैसे हमारी पहली क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जैसे जैसे हम आपको क्लास देते जाएंगे, आपको इंटरेस्ट पैदा होता जाएगा हमारी क्लास में, और आपको इंटरेस्ट जागेगी कि नहीं, आप हमारी क्लास का इंतज़ार भी करने लगेंगे कि नेक्स्ट क्लास कब आएगी, नेक्स्ट क्लास कब आएगी। इस तरीके का आपको जिज्ञासा हो जाएगी कि मैं इस तरीके से आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी के महत्व को आप समझ सकते हैं। किसी भी एक दिवसीय परीक्षा को ले लीजिए जिसमें हिंदी आता है फ्रेंड्स, ग्रामर पूछा जाता है। और हाँ, एक जानकारी और दे दूँ, मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपको व्याकरण भी कराऊंगा और जो साहित्य है वह भी पढ़ाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, यह चैनल, यहाँ पे आपको पूरा हिंदी, व्याकरण और साहित्य पूरा कंप्लीट पैकेज आपको देखने को मिलने वाला है, तो जो मैं आपको यूट्यूब के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज की श्रृंखला में शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं भाषा, भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। तो फ्रेंड्स, यह मैं स्टार्ट भाषा को पहले मैं आपको समझाऊंगा। भाषा है क्या, बना किससे है, किस धातु से बनी है, और भाषा का रूप क्या है, ये हमारे लिए भाषा इंपॉर्टेंट कितनी है। तो यह फ्रेंड्स पहली क्लास होगी। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा लग सकता है कि मुझे आ रहा है, तो क्लास इसको देखें तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि हमारा टाइम लॉस हो रहा है या हम अनावश्यक रूप से इस वीडियो पर टाइम खर्च कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो, आप अगर देखेंगे शुरू से अंत तक, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ऐसा या इस तरीके से नहीं पढ़ा है मैंने हिंदी व्याकरण को। तो आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ और आपको खुद एहसास हो जाएगा, हमें बताने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं जब आप लोग शुरू से इसको देखेंगे। मैं बहुत क्रमवार हर एक चीज़ को डीपली से जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ आपको समझाता भी दिखूँगा, और जहाँ लिखने की ज़रूरत होगी वहाँ आपको लिखता भी दिखूँगा। तो आप लोग इसका चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। जब यह हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लगेगा हाँ, अब मेरे मन में या कहीं भी कुछ डाउट नहीं रह गया है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं भाषा। भाषा देख लेते हैं है क्या, बना किससे है। भाषा भास धातु इसी एक लाइन में आपको एक क्वेश्चन निहित या प्रकट होता, प्रतीत होता दिखाई देता होगा। जब क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाषा किस धातु से बनी है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए जो भाषा है वह भास धातु से बनी है। और भाषा, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे भाषा है क्या, तो आप उसको समझाएंगे कैसे। आपको यह खुद ही भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप
आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको इतना स्पष्ट होना चाहिए। भाषा हमारे लिए फ्रेंड्स ज़रूरी है, क्योंकि जो हम अपना विचार या अपना जो कथन है, अपना जो आवश्यकता है, जो हम किसी से तर्क वितर्क करते हैं, तो वह हम किसी न किसी भाषा का माध्यम है कि किसी न किसी भाषा का सहारा लेते हैं हम अपने विचार को प्रकट करने के लिए या विचार के आदान प्रदान के लिए। सामने वाला अपना विचार बोलता है तो हम उसके विचार को ग्रहण करते हैं, जिसके थ्रू ग्रहण करते हैं वह भाषा का माध्यम है। अगर हम भाषा बोल रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, वह हमारे अर्थ को समझ रहा है, तो वह किसकी देन है फ्रेंड्स? वह भाषा की देन है। भाषा के ही दृष्टि से, भाषा के ही स्वरूप से ही, भाषा के द्वारा ही हम विचारों का आदान प्रदान या ग्रहण करते हैं। तो हम इसमें लिख देते हैं थोड़ा सा, भाषा विचार भाषा जो है विचार के आदान प्रदान या विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह जो मैंने लिखा है आपको स्पष्ट हुआ होगा, पहले मैंने आपको समझाया है तो फिर वैसी चीज़ को लिखा है। भाषा विचार के आदान प्रदान या विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो आप यह भाषा किस धातु से बनी है? भाषा धातु से बनी है। ये भाषा की परिभाषा निकल के आ गई। अब हम बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स भाषा की आखिर विशेषताएं क्या हैं। कैसे हम जानेंगे कि एक भाषा में क्या क्या विशेषताएं निहित होती हैं, उस चीज़ को हम पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं, फिर आपको समझा देंगे। भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताओं में पहला पॉइंट, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है फ्रेंड्स? भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। और देख लेते हैं, यह एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। और दूसरा पॉइंट, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। और यह मतलब भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या होती है फ्रेंड्स? भाषा जो होती है वह परिवर्तनशील होती है। भाषा का एक भाषा का एक निश्चित मानक होता है। तो यह पॉइंट हम आपको समझा देते हैं पहले फ्रेंड्स। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। हम इसको कैसे मतलब वेरीफाई करें कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है? आप जब समाज में रहते हैं, ना तो स्कूल जाते हैं। आप एक बच्चे को ले लीजिए, जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होता है तो उसके घर में जो भाषा बोली जा रही होती है, वह जो परिवार में भाषा बोली जा रही होती है, वह उनको सुन करके उनसे या बातचीत तो कर नहीं पाता, तो इंटरेक्ट होने का सवाल नहीं होता। वह सिर्फ उनसे सीख करके वहाँ का जो सामाजिक माहौल होता है, वह उस माहौल में रहकर जो भाषा बोली जाती है, वह भाषा बच्चे के द्वारा आसानी से सीख ली जाती है।
तो भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह स्पष्ट हो गया होगा। यह एक अर्जित संपत्ति है। जी फ्रेंड्स, यह कोई जन्मजात नहीं होती, क्योंकि कोई भी इंसान जब जन्म लेता है तो वह जन्म के समय बोल नहीं पाता या जन्म के समय बोलता नहीं है फ्रेंड्स। उसमें बोलने की क्षमता जन्म के समय के बाद विकसित होती है। तो यह अर्जित संपत्ति होती है। हम जिस भाषा को अर्जित करना चाहें, जिस भाषा कौशल को सीखना चाहें, बोलना चाहें, आसानी से बोल सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो यह एक अर्जित संपत्ति हो गई। यह भाषा परिवर्तनशील होती है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि आप एक ही भाषा सीख लिए, किसी दूसरी जगह चले जाएं तो वही भाषा आपको बोलने को मिल जाए, नहीं। यह स्थान विशेष की या किसी देश की अलग अलग भाषा होती है। तो इसका कोई मतलब कन्फर्म नहीं है कि यह भाषा हम सीख लिए हैं तो पूरे वर्ल्ड में घूमेंगे तो हम इसी भाषा से काम चलाएंगे, नहीं। तो यह स्थान की भाषा अलग अलग होती है, तो यह परिवर्तनशील भी होती है। भाषा के एक निश्चित मानक होता है। जी फ्रेंड्स, अगर आप भाषा सीखेंगे तो उसके कुछ मानक होते हैं जो आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप भाषा का शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट समझ सकते हैं, उसके अर्थ को समझ सकते हैं आसानी से। अगर आप उसका कोई मानक नहीं होगा तो फ्रेंड्स उसे सीखने में, समझने में, बोलने में त्रुटियां संभावित हैं। तो भाषा का एक निश्चित मानक होता है फ्रेंड्स। तो ये चारों पॉइंट आपको स्पष्ट हुए होंगे फ्रेंड्स। इसको मिटाते हैं और हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो भाषा कौशल सीखने का तरीका है, अगर आपको किसी भाषा का कौशल सीखना है या किसी भाषा कौशल को सीखना है तो उसके कुछ क्रम है फ्रेंड्स। उन्हीं क्रम का अनुसरण करके आप भाषा कौशल को सीख सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन है, जो मैं हिंदी व्याकरण में आज जो पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से आपको सीटेट में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यह टॉपिक आपके लिए वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, सीटेट की दृष्टि से भी। भाषा सीखने का जो क्रम है फ्रेंड्स, वह पहला दूसरा करके लिख दे रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो भाषा सीखने का जो क्रम है फ्रेंड्स, वह है सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है। आप किसी भाषा को अगर सीख रहे हैं तो यह क्रम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, यह नेसेसरी है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है आप किसी भाषा का सीख रहे हैं, ना तो सुनेंगे, ना तो बोलेंगे, ना तो पढ़ेंगे, सीधा लिखना सीख जाएंगे, नहीं फ्रेंड्स। अगर आपको लिखने तक का सफ़र तय करना है तो आपको पहले उस भाषा को सुनना पड़ेगा, उसको सुन के आपको बोलना पड़ेगा। बोलने के बाद उसको आपको पढ़ने की स्किल आनी चाहिए, आप उस भाषा को पढ़ भी सकें, तब आप लिख सकेंगे। अगर यह चारों पॉइंट आप स्पष्ट कर पा रहे हैं किसी भाषा के सीखने का क्रम में, तो आप कह सकते हैं कि आपने उस भाषा को अच्छे से सीख लिया है, समझ लिया है। मतलब सुनना भी आपको आ गया, बोलना भी आ गया, पढ़ना भी आ गया, लिखना भी आ गया। तो आपने जिस भाषा को सीखने में ये क्रम को मैनेज किया है या अनुसरण किया है, तो आप उस भाषा को आसानी से, कोई कहे आप बोलिए तो उस भाषा को बोल भी सकते हैं, कोई कहे पढ़िए तो आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं, कोई कहे आप आसानी से लिखिए तो आप लिख भी सकते हैं। तो इसका फ्रेंड्स एक ट्रिक है, आप ट्रिक याद रख लीजिए। ट्रिक है शुभोपली। यह कोई फ्रेंड्स ट्रिक नहीं है, यह मैंने पहले अक्षर को उठा लिया है, पहले अक्षर को उठा करके जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद जो शब्द निर्मित हुआ है वह शुभोपली है। तो इसका क्रम हो जाएगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर आपको लर्न करने में दिक्कत हो तो आप इस ट्रिक का सहारा ले सकते हैं। वैसे मैं ट्रिक पे बहुत जोर देता नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रिक जो है वो हमारे जो मेमोरी होती है, जो लर्न करने की कैपेसिटी होती है, उसको धूमिल कर देती है,
उसको वीक कर देती है। तो ट्रिक का अनुसरण आप मत करिए, बट जहाँ पे आपको लगे आप कोई क्लू ढूंढ सकते हैं किसी चीज़ को लर्न करने में। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आसान ही है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया भाषा सीखने का क्रम, याद हो गया। अब देख लेते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार फ्रेंड्स, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार हम देख लेते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। यह 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। पहला जो भाषा का प्रकार हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा मौखिक भाषा, दूसरा हो जाएगा लिखित भाषा और तीसरा हो जाएगी सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, तीसरा हो जाएगा सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, यह भाषा के प्रकार हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सीधा सीधा प्रकार से बन सकता है। अगर पूछ लेगा जो भाषा के प्रकार का जो मौखिक स्वरूप है, जो मौखिक भाषा है, उसमें संवाद किस रूप में संभव होता है। तो जो मौखिक भाषा होती है फ्रेंड्स, उसमें संवाद केवल और केवल बोलना या सुनने के द्वारा ही संभव है। मौखिक भाषा में संवाद लिख लीजिए आप। मौखिक है मतलब आपको लिखना और पढ़ना नहीं है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, सुनना, बोलना। संवाद इसमें मौखिक भाषा में संवाद किस माध्यम में होता है, सुनने और बोलने में। और लिखित भाषा में संवाद लिखना और पढ़ना है। तो जो भाषा सीखने का जो क्रम है, वह जो क्रम में 4 पॉइंट पढ़ते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, वो 4 पॉइंट मौखिक और लिखित भाषा में, लिखित भाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। सांकेतिक भाषा में फ्रेंड्स हम संकेत के जरिए, चिन्ह के जरिए सांकेतिक भाषा में हम लोग इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो संवाद का माध्यम होता है फ्रेंड्स, वह इशारे होते हैं, संकेत होता है, चिन्ह होता है। इसमें भी आप लिख लीजिए जब आप लिख ही रहे हैं, तो ताकि लिखित रूप में आपके पास रहेगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इशारे हो गए, संकेत हो गए और चिन्ह हो गए। तो भाषा के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। तीनों के प्रकार हमने लिखा है, और इन तीनों जो प्रकार हैं, इसमें संवाद का माध्यम क्या होता है। संवाद का मतलब होता है फ्रेंड्स बातचीत करना। तो सुनना, इसमें सुनने बोलने के माध्यम से होता है, इसमें लिखने पढ़ने के माध्यम से होता है, और इसमें इशारे, संकेत, इन सब के माध्यम से होता है। तो फ्रेंड्स, इसको व्हाइट बोर्ड को क्लीन करते हैं और हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। 30 से 35 या 40 मिनट का वीडियो हम आपके लिए शूट करने वाले हैं। मेरी हर वीडियो जो होगी वह 30 से 40 मिनट की होने वाली है। तो अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का विकास।
हिंदी भाषा का विकास। इसमें हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सारी जानकारी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें लिखेंगे पहले विश्व में कुल 3000 से अधिक बोलियां विश्व में कुल 3000 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। यह जो 3000 बोलियां हैं, इन 3000 बोलियों को इन 3000 बोलियों को 13 भाषा परिवार में यह जो 3000 बोलियां हैं, इन 3000 बोलियों के कितने भाषा परिवार में विभक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 13 भाषा परिवार में विभक्त किया गया है और इन्हीं 13 भाषा परिवार में से भाषा परिवार में से एक बहुरूपीय भाषा परिवार है। जो 13 भाषा परिवार को विभक्त किया गया है, जो 13 भाषा परिवार में बांटा गया है 3000 बोलियों को, उन्हीं 13 भाषा परिवार है, उन्हीं में से एक बहुरूपीय भाषा परिवार है। जो बहुरूपीय भाषा परिवार है, इसी बहुरूपीय भाषा परिवार की कौन सी है? हिंदी। तो हिंदी किसके अंतर्गत आती है? बहुरूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। ये आपको परिवार याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की है? हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की है। तो अब हम लोग भाषा परिवार देख लेते हैं। तो अब जैसे बहुरूपीय भाषा परिवार हो गई, तो हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार का सदस्य हो गई, या हिंदी जो है बहुरूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। हिंदी बोली जो है वह बहुरूपीय भाषा परिवार की है। तो हम लोग अब देख लेते हैं भाषा परिवार। थोड़ा इसमें हम आपको डायग्राम के थ्रू समझा देंगे तो आपको चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। भाषा परिवार कौन सा हो गया? बहुरूपीय भाषा परिवार। इस आप बहुरूपीय को अगर आप तोड़ेंगे तो भारत प्लस यूरोपीय रूप में तोड़ पाएंगे। तो बहुरूपीय भाषा परिवार है वह किससे मिलकर बनी है? भारत और यूरोपीय। तो बहुरूपीय भाषा परिवार है, तो बहुरूपीय भाषा परिवार जो है वो, अगर हिंदी पूछे किस भाषा परिवार की, तो बहुरूपीय भाषा परिवार की है। अगर इसके अंदर भी आप जाएंगे तो भारतीय आर्य भाषा परिवार। बहुरूपीय भाषा परिवार में से कौन सी है? भारतीय आर्य भाषा परिवार की, भारतीय आर्य भाषा परिवार की हिंदी है। तो भारतीय जो आर्य भाषा परिवार है फ्रेंड्स, इसको 3 भाग में बांट सकते हैं हम।
वह 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो पहला हो गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार। दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार। पहला कौन हो गया, पहला हो गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार। दूसरा कौन हो गया, मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार। तीसरा कौन हो गया, आधुनिक कालीन आर्य तो भारतीय आर्य भाषा परिवार को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार और तीसरा आधुनिक कालीन आर्य भाषा परिवार। यह जो प्राचीन आर्य भाषा परिवार थी, इस भाषा परिवार में की भाषा क्या थी फ्रेंड्स, इसकी भाषा संस्कृत थी। इसकी भाषा संस्कृत थी फ्रेंड्स। इस मध्यकालीन आर्य भाषा को पुनः हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा में, आर्य भाषा परिवार में जो है आपको 3 बोलियां बोली जाती मिलेंगी। पहला हो जाएगा पाली, प्राकृत और तीसरा हो जाएगा अपभ्रंश। तो पाली भाषा बौद्ध धर्म में बोली जाती थी, प्राकृत भाषा जैन धर्म में बोली जाती थी, अपभ्रंश भाषा इसी प्राकृत भाषा का विकृत रूप है या इसी से टूट फूट कर जो भाषा निर्मित हुई वह अपभ्रंश भाषा कहलाई है। और आधुनिक कालीन आर्य भाषा परिवार में हम लोग हिंदी भाषा पर पहुंच गए। ये फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा नीचे, जी फ्रेंड्स आपको दिख रहा है, दिखने में कोई दिक्कत है नहीं, कोई इशू है नहीं आ रहा है दिखने में। तो फ्रेंड्स ये हो गया हिंदी। हम लोग हिंदी व्याकरण शुरू किए थे, भाषा पढ़े, भाषा से पढ़ते क्रमवार अध्ययन करते हुए हम लोग हिंदी तक पहुँचे हैं। पहले इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार है, इस भाषा परिवार में संस्कृत में कुछ ग्रंथों का रचना हुई है जो कि पूछे जाती है। तो हम उस जानकारी को नीचे देखेंगे फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हम लोग अपने मूल टॉपिक पर आ जाएंगे जो कि हमें पढ़ना है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा फ्रेंड्स। मैं बहुत आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाला हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। और हिंदी आप देख सकते हैं, अभी हाल ही में यूपी का पेपर हुआ है, उसमें हिंदी की देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे आप साहित्य ले लीजिए, साहित्य से ही क्वेश्चन बेहतरीन पूछे गए हैं जो कि हर बच्चे कर नहीं पाए हैं। जो पढ़ा है साहित्य को अच्छे से वही कर पाया है। बाकी ग्रामर पोर्शन तो कुछ बच्चों ने अच्छा किया है, कुछ बच्चों ने खराब किया है। जिसकी जैसी तैयारी थी उन्होंने वैसा। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार था फ्रेंड्स, वह थी संस्कृत, संस्कृत को हम लोग हिंदी में और मतलब कह क्या सकते हैं, संस्कृत को हिंदी की आदि भाषा कह सकते हैं। तो हिंदी की आदि भाषा अगर पूछे हिंदी की आदि भाषा कौन है तो उसका संस्कृत हो जाएगा। हिंदी की आदि भाषा पूछेगा तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। हिंदी की आदि भाषा हो गई। और उसके बाद फ्रेंड्स कौन सा हो गया, देवनागरी
देववाणी भी किसको कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं। उसके बाद मूल भाषा, तो ये सब आप पॉइंट मतलब मैं आगे लिख दे रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। मूल भाषा और मूल भाषा, आदि भाषा, देववाणी। संस्कृत को देववाणी कहा गया है। यह देवता गण जब आपस में बात करते थे तो उन्होंने अपने जिस भाषा में बात की है वह भाषा संस्कृत है, तो इसलिए संस्कृत को देववाणी कहते हैं। आदि भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेंड्स इसी से सभी भाषाओं का विकास हुआ है, इसलिए उसको आदि भाषा कहते हैं। मूल भाषा आदि भाषा वही है। मूल भाषा उसे कहते हैं जिससे किसी का विकास ना हुआ, जिससे किसी का विकास हुआ हो उसका विकास किसी से ना हुआ हो। तो जो मूल भाषा है वह क्या है, संस्कृत है। अब इसी मूल भाषा में हम देख लेते हैं। अब इस संस्कृत भाषा को अगर हम लोग विभक्त करें, संस्कृत भाषा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो एक फ्रेंड्स क्या हो गया, दैविक, वैदिक, और एक हो गया लौकिक। वैदिक और लौकिक में फ्रेंड्स आपको स्पष्ट हो जाएगा जब मैं यहाँ पे जानकारी जो लिखने वाला हूँ वो लिखूँगा। तो वैदिक संस्कृत लगा दीजिए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इस वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों में हमारे कुछ ग्रंथों की रचना हुई है, कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं जो कि परीक्षा में सीधे पूछ लिया जाता है कि इसकी रचना किस संस्कृत में हुई है, वैदिक संस्कृत में हुई है, लौकिक संस्कृत में हुई है या किसी अन्य भाषा में हुई है। तो अगर वो चीज़ आपको पता रहेगा तो फिर क्वेश्चन चाहे जिस रूप में पूछेगा, चाहे जितना घुमा फिरा के पूछेगा, आप आसानी से करेक्ट कर ले जाएंगे। वैदिक संस्कृत में फ्रेंड्स पहला जो लिखा गया है संहिता लिखा गया है। इसी संहिता को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, वेद। तो वेद कितने हैं, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो संहिता किस में लिखी गई है, वैदिक संस्कृत में लिखी गई है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ किस में लिखे गए हैं, वैदिक और ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, 6 हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ संहिता यह वैदिक संस्कृत में रचना हुई है। उपनिषद, उपनिषद किस में लिखे गए हैं, यह भी किस में लिखे गए हैं, वैदिक संस्कृत में। और उपनिषद की संख्या 108 है फ्रेंड्स, लेकिन मान्यता कितने हैं, इन 108 में से 13 मान्यता प्राप्त हैं। तेरह कितने मान्यता प्राप्त हैं। फिर और एक हो गया आरण्यक। तो वैदिक संस्कृत में संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, ये चारों लिखे गए हैं। रामायण, महाभारत, रामायण में कितने कांड हैं फ्रेंड्स, 7 कांड। रामायण में फ्रेंड्स कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। रामायण में 7 कांड। ये जानकारी भी जो मैं सामने लिख दे रहा हूँ ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। साथ ही सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लौकिक संस्कृत रामायण को किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। तो रामायण को लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। और महाभारत 18, महाभारत में कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। अष्टाध्यायी, जो महर्षि पाणिनि जी का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसमें
नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अष्ट, अष्ट मीन्स 8, अध्याय मीन्स 8 अध्याय। इसमें 8 अध्याय हैं। यह किस में लिखा गया है? यह भी लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। और पुराण, जो हमारे आपके पुराण लिखे गए हैं, पुराण भी किस में लिखे गए हैं? लौकिक संस्कृत में। इनकी संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ पूरा संस्कृत भाषा का एनालिसिस, मतलब संस्कृत भाषा का जो हमने डिवीज़न किया वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में। उसमें हमने देखिए वैदिक संस्कृत में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, जैसे संहिता, वेद पूछ ले, वेद में से किसी का भी नाम पूछ ले, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो आपको चारों वेद किस में देखने को मिल जाते हैं? वैदिक संस्कृत में। इसको अंडरलाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, एक ही लगने लग रहा है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संस्कृत में, उपनिषद वैदिक संस्कृत में, अरण्यक ग्रंथ जो लिखे गए यह वैदिक संस्कृत में लिखे गए। रामायण 7 कांड हैं, लौकिक संस्कृत में रचना हुई। महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखा, यह लौकिक संस्कृत में है। और अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि जी का ग्रंथ है, इसमें 8 अध्याय हैं। किस संस्कृत में? लौकिक संस्कृत में रचना की। पुराणों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 18 है। और किस भाषा में लिखा गया है? लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। ये मेरी फर्स्ट क्लास थी हिंदी की। हिंदी की क्लास आपको रोज़ 1 क्लास या 2 क्लास, आपको अगर 2 क्लास मिलेगी तो 1 क्लास आपको इवनिंग टाइम में मिलेगी और 1 क्लास मॉर्निंग टाइम में। तो इवनिंग और मॉर्निंग में 2-2 क्लास आपको मिलेगी। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि 1 ही क्लास दूँ, क्योंकि उसकी विधिवत ढंग से तैयारी, प्रिपरेशन होनी चाहिए। मैं पढ़ूँ पहले खुद अच्छे ढंग से, उसमें जो बिंदु स्पष्ट नहीं है मैं उसको खुद स्पष्ट करूँ, आपको फिर अच्छे से बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रिपरेशन मैं अपनी खुद करूँ, फिर आपके सामने लेके आऊँ, जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए, आपके सारे डाउट को मैं क्लास के थ्रू क्लियर कर सकूँ, ये मेरा मोटिव होता है। तो वैसे 2 क्लास भी मैं हो सकता है डालूँ मॉर्निंग और इवनिंग में करके, बट 1 क्लास तो आपको नेसेसरी है, मिलती ही रहेगी। तो जैसा भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है नॉलेज नेटवर्क 3.0। नॉलेज नेटवर्क ऑफ, या आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक पिन किया हुआ है। आप आसानी से उस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, 48 सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब चैनल पर हो चुके हैं फ्रेंड्स। 2 सब्सक्राइबर और करिए आप लोग, हमें 50 का टारगेट अचीव कराइए। 50 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो मैं यह जो क्लास कराऊँगा यह ऑनलाइन होगा। आप ऑनलाइन आसानी से मुझसे कनेक्ट हो सकेंगे। तो उसमें जो कमेंट है मैं कमेंट ले सकूँगा। तो थोड़ा क्लास जो है वो इंटरेस्टिंग, क्लास का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो उसमें हम इनडायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, यही थी आप लोगों तक पहुंचानी थी बात। आप लोग सपोर्ट अच्छा किए हैं और फिर आगे भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छा सपोर्ट करते रहेंगे। तो इसके आगे का जो फ्रेंड्स कंटेंट है बचा है, इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपसे किसी और क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ध्यान रखें फ्रेंड्स।